गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे पाठ का नाम है तत्वों का वर्गीकरण। और अभी तक हमने डोबेरेनर का त्रिक नियम देखा हुआ है। उसके बाद न्यूलन के अष्टक का नियम मैंने इसके पहले वीडियो में आपको समझाया था। और आज इसके पूर्व हमने थोड़ी मेंडेलीव की आवर्त सारणी के बारे में भी जानकारी देखी। उसमें मैंने आपको बताया था कि मेंडेलीव, दिमित्री मेंडेलीव एक रशियन वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1869 से 1872 के काल में एक आवर्त सारणी विकसित की और जिसका वर्गीकरण सबसे महत्वपूर्ण चरण माना गया था, जहाँ पे मेंडेलीव को ज्ञात 63 तत्वों को उन्होंने उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित रखा और उस सारणी का नाम मेंडेलीव की आवर्त सारणी के नाम से हम लोग सब जानते हैं। इन तत्वों को मेंडेलीव ने भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म के अनुसार रचा गया था। आज हम लोग उसके सामने देखेंगे कि तत्वों के आवर्त सारणी की रचना करते समय हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के साथ हुए रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म का विचार किया गया। रासायनिक गुणधर्म और भौतिक, रासायनिक यानी अंदर की क्रिया होने वाले गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म यानी कि बाहरी क्रिया से जो बदलाव आते हैं वो भौतिक गुणधर्म। तो दोनों गुणधर्म का विचार करते हुए मेंडेलीव के यह ध्यान में आया कि एक निश्चित समय के पश्चात रासायनिक तथा भौतिक गुणधर्मों में समानता रखने वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। मतलब कुछ समय पश्चात रासायनिक और भौतिक गुणधर्म दोबारा एक समान होते हैं कुछ कुछ तत्वों के, और दोबारा वो एक जैसे नीचे नीचे आते हुए हमें दिखते हैं। और बताया कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं यानी कि उसी के आधार पर तत्वों को एक सारणी में रचा जा सकता है और उनका भौतिक और रासायनिक दोनों गुणधर्म एक जैसे भी पाए जाते हैं। तो सामने मेंडेलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को समूह कह के घोषित किया गया और क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हुए घोषित किया गया। अब आपको ये बात थोड़ा समझ में नहीं आएंगी कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ क्या है, ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ क्या है और ये क्षैतिज पंक्ति क्या है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक हमारे ही किताब में एक सारणी बनाई गई है, आधुनिक मेंडेलीव की आवर्त सारणी बनाई गई है, उसी से देखकर समझाता हूँ। देखिए, आपको एक आवर्त सारणी दिख रही है। यहाँ पे मेंडेलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को समूह कहते हैं। देखिए, यहाँ पे गण 1 लिखा हुआ है, ये गण 2 लिखा हुआ है, गण 3, गण 4, ऐसे सीधे सीधे जो कॉलम दिख रहे हैं आपको, इन सभी कॉलम्स को हम लोग ऊर्ध्वाधर स्तंभ कहेंगे। मतलब ये गण 1 का जो पूरा का पूरा भाग है 1 से लेकर 12 तक, ये पूरे 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, तीसरा स्तंभ, ये पूरे सीधे जो है वो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिनको समूह करके बुलाया जाता है। ये समूह शब्द ध्यान में रखिए, ये बार बार हमारे पाठ में आने वाला है। और उसके उपरांत क्षैतिज पंक्तियों को बताया गया कि उनको आवर्त कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 1 नंबर की जो पहली रो दिख रही है आपको, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये सभी क्षैतिज पंक्तियां हैं और इनको आवर्त के नाम से जाना जाता है। तो ये आवर्त नाम भी आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिए। समूह और आवर्त, ये दोनों नाम हमारे पाठ में और सामने आने वाले हैं, हम लोग उसको देखेंगे। तो ये ध्यान में रखिए कि यहाँ पे मेंडेलीव ने अपने आवर्त सारणी में यहाँ पे हाइड्रोजन को सबसे पहला स्थान दिया, दूसरा स्थान लिथियम को, बेरिलियम को, बोरॉन को, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बाद तीसरे आवर्त में
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इस तरह से उन्होंने हर एक आवर्त में तत्वों का वर्गीकरण किया है। और यदि हम लोग ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी समूह की बात करें तो गण 1 ये पहला समूह है, गण 2 ये दूसरा समूह है, गण 3 ये तीसरा समूह है, गण 4 ये चौथा। इस तरह से बाकी आने वाले जो गण हैं वो सभी समूह है यानी ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। जैसे कि मैं यदि बात करूं, आपसे एक सवाल पूछूं कि गण 1 यानी पहले समूह में आने वाले तत्व कौन से हैं, तो आप लोग इसको पढ़कर बता सकेंगे कि सर पहले समूह में आने वाला पहला तत्व है हाइड्रोजन, दूसरा है लिथियम, तीसरा है सोडियम, चौथा है पोटेशियम, फिर रुबेडियम, फिर सीसियम, और इस तरह से आने वाले बाकी के तत्व। दूसरे समूह में यदि मैंने आपको बाकी के तत्व के नाम पूछे तो पहला आने वाला तत्व है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, स्ट्रोंटियम, कैडमियम, इस तरह से आने वाले अन्य तत्व हैं। तो ये तत्व आप लोग समूह में और आवर्त में आसानी से बता सकते हैं। जैसे मैंने और एक सवाल किया आपको कि तीसरे आवर्त में आने वाले तत्व कौन कौन से हैं, तो देखिए तीसरा आवर्त यानी कि क्षैतिज पंक्ति, तीसरी क्षैतिज पंक्ति है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। इस तरह से जैसे जैसे क्षैतिज पंक्ति आ रही है वैसे वैसे इनको आवर्त के नाम से जाना जाता है, और वो नंबर की क्षैतिज पंक्ति वो आवर्त आपको बताती है कि ये आवर्त है और ये समूह है। तो आपको मैं समझ के चलता हूँ कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ और क्षैतिज पंक्तियों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त हुई होंगी। इसमें थोड़ा सा देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे आर का घातांक 2 लिखा हुआ है या फिर आर ओ लिखा है, आर का घातांक 2 3 लिखा हुआ है, ओ का घातांक 3 लिखा हुआ है। तो इस तरह से इसे वो काल में लिखा हुआ था मेंडेलीव ने। फिर इसके बाद मेंडेलीव के आवर्त सारणी के ऊपरी भाग के यौगिकों के सामान्य अनुसूत्र आर का घातांक 2 आर का घातांक 2 ओ का घातांक 3 पद्धति से दर्शाए गए हैं। यहाँ आर अर्थात संबंधित तत्व है, यानी इसके पश्चात प्रचलित पद्धति में यह अनुसूत्र R2O R2O3 इस प्रकार लिखते हैं। और यदि हम लोग मेंडेलीव का परिचय देखें तो मेंडेलीव ये सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे। तत्वों के अध्ययन के उद्देश्य से उन्होंने प्रत्येक ज्ञात तत्व के लिए एक कार्ड बनाकर उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान और गुणधर्म को आधार मानकर कार्ड की व्यवस्था की। इसी से तत्वों के आवर्त सारणी की खोज हुई। मतलब वो कार्ड बना के रखते थे, जो भी तत्व मिला उसको उस कार्ड के साथ लगाकर एक टेबल पर रखते थे और इस तरह से वो सारणी वो बनाते गए। अब देखते हैं मेंडेलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं, यानी जिसको हम लोग कहते हैं गुणधर्म। यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए ये जो गुणधर्म मैं मेंडेलीव के 3 गुणधर्म आपको बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए, पढ़िए, लिखिए और याद करिए, क्योंकि ये आपको लिखना आना बहुत ज़रूरी है। तो मेंडेलीव ने तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं यह बताया। मेंडेलीव ने आज तक उपलब्ध जानकारी यहाँ अंतिम न होकर उनमें परिवर्तन हो सकता है, इस विचार से आवर्त सारणी की व्यवस्था की। मतलब मेंडेलीव ने हमको बताया है कि इसके उपरांत यानी जो 63 तत्वों की जानकारी मेंडेलीव की को 3 इसके बाद उपरांत, जैसे हमें आप अभी तक पता है कि 118 तत्वों की जानकारी अभी तक हमें प्राप्त हुई है। इन मतलब उसके अलावा भी कोई और तत्व यदि उसके इसमें आवर्त सारणी में आते हैं तो उसके लिए मेंडेलीव ने कुछ रिक्त स्थान रखे हुए थे। जैसे कि ये टेबल में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रिक्त स्थान आपको दिख रहे हैं, ये 44 नंबर, ये 68, ये 72 नंबर, ये रिक्त स्थान रखे हुए हैं। बाकी के तत्व उनको ज्ञात थे तो उनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। कुछ कुछ जगह पे प्रश्न चिन्ह भी हैं, मतलब इसके बारे में उनको श्योर जानकारी नहीं थी
कि ये रिक्त स्थान आपको दिख रहे होंगे कि ये रिक्त स्थान उन्होंने रखे गए कि यदि मान लेते हैं कि इसके उपरांत कुछ और तत्व हम यहाँ पे पाए जाते हैं तो उनके लिए जगह निश्चित की गई होंगी। जैसे कि आवर्त सारणी का मेंडलीव की आवर्त सारणी का पहला गुणधर्म हमें ये बताता है कि मेंडलीव के अनुसार कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पुनः जांच कर दुरुस्त किए गए। जैसे कि आवर्त सारणी में उदाहरणार्थ बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान 14.09 था, उसको बदलकर 9.4 ऐसा किया गया तथा बेरिलियम को बोरॉन के पहले स्थान दिया गया। ये आवर्त सारणी का पहला गुणधर्म बहुत अच्छे से याद करिए। बेरिलियम का 14.09 जो परमाणु द्रव्यमान था उसको मेंडलीव ने खुद बदलकर 9.4 किया और बोरॉन के पहले बेरिलियम को रखा गया। ये स्थान उन्होंने निश्चित किया था। मेंडलीव ने कुछ तत्वों के स्थान रिक्त रखे। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया था थोड़ी देर पहले कि 3 स्थान यहाँ पे रिक्त थे। एक का उनके नाम मेंडलीव ने एक दूसरी कॉपी में लिख कर रखे, एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम तथा एक का सिलिकॉन। ऐसे नाम देकर मेंडलीव ने उनके परमाणु द्रव्यमान भी हमको बताए थे। वो थे क्रमशः 44, यानी कि एक का बोरॉन का 44, एक का एल्यूमिनियम का 68 तथा एक का सिलिकॉन का 72 होगा, ऐसा दर्शाया। कालांतर में स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम नाम दिए गए और इन तत्वों के गुणधर्म मेंडलीव द्वारा की गई प्रयुक्ति के अनुसार सही पाए गए। मतलब मेंडलीव ने जो 3 स्थान रिक्त रखे थे वहाँ पे उनकी जगह पे कालांतर में जो नए तत्व ढूंढे गए वो थे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। और इन तत्वों के गुणधर्म बिल्कुल उन्होंने बताए गए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सही पाए गए और वही जगह पे उनको रखा गया। अब इसके बाद तीसरा जो अंतिम आवर्त सारणी का मेंडलीव की विशेषता मतलब विशेषता दर्शाने वाला जो गुणधर्म था वो ये था, मेंडलीव की आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं था। निष्क्रिय गैसेस यानी कि हमारे आसपास पाई जाने वाली गैसेस, जैसे हो गया हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सब गैसेस के लिए मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कोई जगह निश्चित नहीं की थी, परंतु वो तत्व मिल गए थे। परंतु और फिर 19वीं शताब्दी के अंत में हीलियम, नियॉन और आर्गॉन इत्यादि निष्क्रिय तत्वों की खोज हुई तो शून्य समूह निर्माण करके उसमें निष्क्रिय तत्वों को उचित स्थान दिया गया। यह था मेंडलीव का अपना तीसरा अंतिम गुणधर्म। इसमें यह बताया गया कि मेंडलीव को निष्क्रिय गैसेस के बारे में जानकारी थी परंतु उन्होंने उसके लिए कोई उचित स्थान नहीं दिया था। परंतु 19वीं शताब्दी के अंत में उन्होंने एक नया समूह निर्माण किया जिसका नाम था शून्य समूह और वो समूह में इन सभी गैसेस को, आने वाली सभी निष्क्रिय गैसेस को उचित स्थान दिया गया। फिर उसके बाद आता है मेंडलीव की आवर्त सारणी की विषमताएं। मतलब जो भी विशेषताएं यानी कि गुणधर्म अभी तक हमने देखे उनमें भी उसके उपरांत कुछ खामियां या कुछ गलतियां ढूंढी गई, निकली और उसके अनुसार मेंडलीव की आवर्त सारणी की विषमताएं भी दर्शाई गई हैं, जो कि हम लोग अभी इसके बाद आने वाले हमारे अगली वीडियो में आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी की विषमताएं मैं आपको समझाऊंगा। ये विषमताएं समझाने के बाद सीधा हमारे ये पार्ट के आखिरी भाग में हम लोग पहुंच जाएंगे जो है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में हम पूरी आवर्त सारणी देखेंगे, उसके समूह और आने वाले आवर्तों के बारे में जानकारी लेंगे, उनका परमाणु द्रव्यमान देखेंगे, उनके गुणधर्म देखेंगे और खासकर उसकी विशेषताएं यानी कि विशेषताएं देखेंगे। उसमें आधुनिक आवर्त सारणी में हमें कौन कौन सी नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी, इसके लिए आप लोग देखते रहिए और पढ़ते रहिए। हम लोग ज़रूर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।